नमस्कार, मैं राम भगत नेगी, किन्नौर अब तक पेज से। हमारा उद्देश्य इस पेज के द्वारा कृषि संबंधित, बागवानी से संबंधित और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना। हरियाली और खुशहाली एपिसोड हम अक्टूबर के बाद अभी चला रहे हैं, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि सभी सेब के उसमें हम बिजी थे, उसके बाद शादियों में बिजी थे। आज हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़े हैं आदरणीय सुरेश कुमार, जो हिमाचल में डिम्पल पास्ता के नाम से सुप्रसिद्ध है और हमारे आइडल है बागवानी में। ये दूसरी बार इनका हमारे किन्नौर के लिए प्रेम है और दूसरी बार जुड़े हैं। तो मैं हमारे आज के जितने भी दर्शक हैं सबसे निवेदन करता हूँ, कृपया इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डिम्पल पांचा जी प्रेसिडेंट हिमालयन सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और उनसे जानेंगे हम सर्दियों में, जैसे कि अब हम सेबों को जो हम पालन करते हैं, सेबों को हम जो उनकी देख रेख करते हैं और तब हमें फल मिलता है, तो उसके बारे में जानेंगे। खड्डे खोदने से लेकर, न्यूट्रिशन से लेकर, कटिंग से लेकर, प्रोनिंग से लेकर और अन्य बहुत सारी जानकारियां, क्योंकि इनका उद्देश्य है हर घर में बागवानी से संबंधित जानकारी देखना देना। आपने देखा होगा हर रोज अपने पेज में सुबह से लेकर शाम तक कहीं ना कहीं डिम्पल पांडा जी हिमाचल को उज्जवल की ओर ले जाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। इस पेज में वो आई है, मैं उनसे उनका बहुत हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। और साथ में आज के इस एपिसोड में जिस प्रकार पहले की तरह हरियाली और एपिसोड में हमारे साथ जुड़े रहते हैं मैडम रंजना जी, जो स्किबा से हैं, और उनके अपने बागवानी में बहुत रुझान है और समाज सेविका भी है, और उनके भी कुछ सवाल होंगे। तो जितने भी दर्शक है, मैं सबसे निवेदन करता हूं कि अगर आपको आदरणीय डिम्पल जी से कुछ भी सवाल या आपने जानकारी लेना, तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें और अपना नाम और पता और जगह, ताकि आपको वहाँ की सही लोकेशन के साथ सही बीमारी और सही पेड़ पौधों के बारे में बताएं। जैसे कि आज हम वैरायटियों के बारे में जाते हैं कि अलग अलग वैरायटियों के सेब है, तो अगर आपका लोकेशन का पता हो, हाइट और एलिवेशन का पता हो, तो शायद अतिथि महोदय को समझने में आसानी रहेगी। तो मिलते हैं हमारे आज के अतिथि महोदय से। पहले मैं बुलाता हूँ हमारे जो इसके मंच संचालिका करेंगे, आदरणीय हमारे रंजना मैडम जी। नमस्कार मैडम जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। तमाम एमसीएन के दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी मैडम जी, बहुत महीने के बाद हम लोग आए आए हैं, और आपका जो समाज के प्रति एक आपके लिए समय निकालना होता है, और घर को और फिर पूरे परिवार के साथ आप जो है हमारे पेज के लिए समय निकालते हो, आपका बहुत बहुत आभार। जैसे कि अब हम लोग बागवानी के पिछली बार अक्टूबर से हमने इस एपिसोड को जो है इतना चला नहीं था, क्योंकि सब बिजी थे। उसके बाद शादियों का सीजन रहा। अब हमारे बीच में आए हमारे आज के अतिथि, पिछली बार भी आए थे और अब की बार भी आए डिम्पल पांडा जी, तो उनका स्वागत करते हैं। आपके जो भी सवाल होंगे तो आपका पुनः स्वागत करते हैं, तो बुलाते हैं मंच पर उनको। बिल्कुल जी। पांडा सर, आपका स्वागत है किन्नौर अब तक के पेज में। नमस्कार जी, धन्यवाद। मेरा भी सबसे पहले नमस्कार तो सर। जी, सबसे पहले तो महोदय जी, आप हमारे हिमाचल के लिए एक आइडल है, युवा पीढ़ियों के लिए, खासकर नई वैरायटियों के या फिर नए प्रकार का जो बागवानी के लिए जो आप प्रोत्साहन देते, उत्साह देते, ऊर्जा देते। आप सुबह निकलते और शाम को कब आना कोई पता नहीं। आपके लिए सर आभार प्रकट करते हैं पूरे हिमाचल की ओर से और पूरे किन्नौर की ओर से। धन्यवाद सर। धन्यवाद। महोदय जी, आजकल अब जो है अब एक बागीचा की जो है एक रूपरेखा और बागीचा को तैयार करने का समय होता है। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाऊंगा बागीचा के ऊपर ही, ताकि हम जान सके कि बागीचा है क्या चीज, और लोगों को कविताओं के माध्यम से मैं आपके समक्ष थोड़ी सी रखना चाहता हूँ। आपके पास समय नहीं होगा, लेकिन ये बताना भी जरूरी है कि बागीचा
है क्या चीज? अनुमति है सर? बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी। सुबह का चहल पहल, पक्षियों का शोर, नाचते सुंदर सुंदर बागीचे में मोर, मीठी मीठी मंद मंद हवाएं, आम अमरूद सेब की लताएं, देख किस किस को ना ललचाए। हाँ, देख किस किस को ना ललचाए। सुबह की चहल पहल, पक्षियों का शोर, नाचते सुंदर सुंदर बागीचों में मोर, मीठी मीठी मंद मंद हवाएं, आम अमरूद सेब की लताएं, देख किस किस को ना ललचाए। भीनी भीनी फलों की सुगंध किसको ना भाए, जौ गेहूं मटर सरसों से हरा भरा, जौ गेहूं मटर सरसों से हरा भरा, मधुमक्खियां रंग बिरंगी तितलियों से देख मन भरा, बैलों की जोड़ियां गले में घंटियां, बागीचों के आसपास उनकी खुंटियां, बैलों की जोड़ियां गले में घंटियां, बागीचों के आसपास उनकी खुंटियां, कोयल कोयल की कूक शाही के पंख, कोयल के कूक शाही के पंख, गिलहरी खरगोश को देख रहते हम दंग, हर वक्त रहता बागीचों में हलचल, हर वक्त रहता बागीचों में हलचल, किसान संवारता रहता, फल फसल को निहारता रहता। हाँ, किसान संवारता रहता, फल फसल को संवारता रहता, जानवर पक्षियों से हर वक्त रक्षा करता रहता, कीट पतंग से हर वक्त बागीचों का ख्याल रखता, कीट पतंगों से हर वक्त बागीचों का ख्याल रखता, खाद गोबर से बागीचों का पोषण करता, बागीचा जो कभी देती और कभी लेती भी, हाँ, बागीचा जो कभी देती भी कभी लेती भी, इंसान का पालन हर वक्त करती, हाँ, इंसान का पालन हर वक्त करती, सुख समृद्धि घर में लाती, सुख समृद्धि घर में लाती, करो बागीचा से प्यार, करो बागीचा से प्यार। ये युवा पीढ़ी के लिए सर, जो बेरोजगार रहते हैं, जिनके पास अब साधन नहीं है, बागीचा ही एक मुख्य स्रोत है, जो आधुनिक बागीचा है, जिसके द्वारा आप पूरे हिमाचल को जागृत कर रहे हैं। तो आपका पुनः स्वागत है सर। आप अपनी ओर से बागीचे के ऊपर आप थोड़ा संक्षिप्त परिचय दे सकते हैं सर, बागीचा को किस प्रकार से तैयार किया जाना चाहिए और कैसा बागीचा होना चाहिए, मन लुभावने वाला या फिर बिजनेस के तौर पर? स्वागत है महोदय। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो आप सभी किन्नौर वासियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग मुझे अपने इस हरियाली और खुशहाली एपिसोड में मुझे आप लोगों ने लगभग दूसरी बार मौका दिया है, और यहाँ से जो मैं जानकारी देता हूँ वो पूरे किन्नौर तक जाती है। जी सर। तो सर मैं बताना चाहूंगा कि बगीचा, आपने बहुत ही सुंदर कविता प्रस्तुत की अभी, तो मैं अपनी भाषा में जो हमारा बागवानी का विषय है उस संदर्भ में मैं बगीचे की व्याख्या आपके सामने करना चाहूंगा कि जो आपने बात करी कि बगीचा खूबसूरत कैसा होना चाहिए, तो इसी संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सर्दी का उपयुक्त समय है उसमें आप अपनी मैक्सिमम बागवान अपने जमीनों को की तैयारी में लगे, अपने प्लांटिंग मटेरियल को इकट्ठा करने में लगे हैं, तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें होती है जिसका आपको ख्याल रखना होता है। सबसे पहले तो जब आप खाली खेत में बागीचा लगाते हैं तो वो कैसे सुंदर दिखे, सुंदर भी दिखना चाहिए, और वो मतलब इस तरीके से लगना चाहिए कि आने वाले टाइम में आपको फ्रूट क्वालिटी और दूसरी बीमारियों डिजीज मैनेजमेंट में आसानी रहे और काम करने में आसानी रहे। तो हो सकता है कि आने वाला टाइम मशीनों का रहे, तो आपको आज से ऐसी तैयारियां करनी है, ऐसे बगीचा तैयार करना है, ऐसी जमीन तैयार करनी है, जमीन तैयार करनी है जिसमें एक अच्छा बगीचा लग सके। तो सबसे पहले बागवान भाइयों को ध्यान रखना होगा कि जो आपको अपनी दिशा का ज्ञान होना चाहिए, आपके दिशा कहाँ पर है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक कंपास एंड्रॉइड में डाउनलोड करना है या आपको कंपास खरीदना है। तो जो कंपास होगा वो आपको दिशा का ज्ञान कराएगा कि हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहाँ है। तो जब भी आप पौधा रोपित करते हैं तो आपका जो पौधा टू पौधा, प्लांट टू प्लांट लगेगा वो नॉर्थ से साउथ की ओर लगेगा, और जो रोड टू रोड डिस्टेंस रहेगा वो ईस्ट से वेस्ट की ओर रहेगा। उसका एक महत्वपूर्ण सबसे बड़ा रीजन है कि नॉर्थ से साउथ जब आप प्लांटेशन करते हैं, सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम की ओर जाता है, तो आपके पौधों को सुबह मॉर्निंग से लेकर शाम तक पूरी चारों
साइड से आपको लाइट पेनिट्रेशन मिलती है और धूप मिलती है, जिससे आपकी अच्छी बडिंग होती है, अच्छी फ्रूट क्वालिटी बनती है। तो बगीचा लगाते हुए सबसे महत्वपूर्ण बातें ये थी जिसपे हर बागवान को सोचना और समझना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए। उसके बाद बात आती है आप अपने बगीचों में वैरायटी सिलेक्शन के कैसे करके आप अपनी वैरायटी को तैयार करते हैं। जी, वैरायटी को तैयार करते हैं। तो क्षमा चाहूंगा 2 मिनट के लिए। कोई बात नहीं। जी, तो जब भी आप अपना बगीचा तैयार करते हैं, जब भी आप अपना बगीचा तैयार करते हैं, तो आजकल का एक उपयुक्त समय है कि आप एक अच्छी नर्स और जो रजिस्टर्ड हो और जो ऑथेंटिक हो, क्योंकि जो आज आप पौधा लगाएंगे वो अपने आपके और आपके परिवार और अपने बच्चों के तक की भविष्य का पौधा लगेगा। तो एक अच्छी गुणवत्ता का पौधा वहां पे लगना चाहिए। तो उसके लिए जरूरी है कि एक आप अच्छी नर्सरी से पौधा खरीदे, और जब आप नर्सरी से पौधा खरीदते हैं तो उस वक्त आपको जिस चीज का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है वो चीज है कि जब आप नर्सरी मैन से पौधा खरीदते हैं तो नर्सरी में जो ग्राफ्टिंग यूनियन होगा जहां कलम की होगी वो जड़ से ऊपर तक 6 इंच से लेकर 9 इंच का उसका स्पेस होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण। और उसके बाद ये देखना होगा कि आपके पौधों में कोई बीमारी तो नहीं आई है, और अगर कोई बीमारी की आशंका है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड 1 लीटर में 5 ml के हिसाब से आप मिलाएंगे और उसको सैनिटाइजेशन के लिए पौधे को उसमें डीप करेंगे। तो उससे आपके जो रूट्स की कोई बीमारी होगी तो वो कहीं ना कहीं ठीक हो जाएगी, अगर बैक्टीरियल वायरल कोई भी चीज उसमें होगी बीमारी। तो उसके साथ साथ आपको देखना होगा कि उसमें कोई वूली एप्पल एफिड तो नहीं लगा है, कोई नीमाटोड की ने कोई गांठें तो नहीं बनाई है, या रोमदार जड़े जट्टू जिसको हम बोलते हैं वो तो नहीं लगा। तो आपको एक स्वस्थ पौधा खरीदना होगा नर्सरी से, जिससे आपको एक अच्छा बगीचा लगाने में मदद मिलेगी। मेरी नज़र में तो बगीचे की मैनेजमेंट ये है और परिभाषा ये है, जो हम सेब के संदर्भ में बात करें तो। धन्यवाद महोदय। जैसे कि दर्शकों को बताना चाहता हूँ, कृपया पेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थोड़ी सी देरी होगी तो इस वजह से शायद दर्शक जो है आज समय का पता नहीं होगा। हमने अपडेट तो किया था, लेकिन फिर भी आप दोबारा भी इस एपिसोड के देखेंगे कुछ देर के बाद। तो मैं बताना चाहूँ कि बागीचा कैसा होना चाहिए। पहले इसमें तैयारियां बताई गई है, दिशा, और दिशा किस प्रकार था, आप कंपास रख सकते हो, उसके बाद वैरायटी सिलेक्शन, उसके बाद बीमारियां आदि, उसके बाद उसकी हाइट और जानकारी। मैडम रंजना जी, हमारे अतिथि महोदय से आप बागवानी संबंधित कोई जानकारी पूछना चाहते तो जरूर पूछें, आपका स्वागत है। सर, वैरायटी सिलेक्शन में जब भी कोई भी बागवान अगर बगीचा लगाना चाहता है तो बागवान को दिक्कत आती है कि वैरायटी सिलेक्शन मतलब कैसे करें, वैरायटी सिलेक्शन की जानकारी कहाँ से लें, क्या हाइट के अनुसार नेट पे सर्च करें या किसी एक्सपर्ट से राय लेकर। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आज जो ये अंधी दौड़ चली है हमारी वैरायटी को लेके, तो वो उसका नतीजा कहीं ना कहीं बहुत ही बुरा होने वाला है हमारे को, क्योंकि जो बागवान को ये पता नहीं लग रहा कि वो कौन सी वैरायटी का चयन कैसे करे। तो उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी चीज है कि आपको एक एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। हमारे बागवानी विभाग या यूनिवर्सिटी के जो भी अधिकारी है उनसे लेनी चाहिए, या फिर आप प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स की आज एक लंबी फहरिस्त है जो हर वैरायटी पे काम करे। आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हो कि हम भी समय समय पर लोगों को जागृत करते रहते हैं, और आपको ये जानकारी वहीं से मिलेगी कि आपको डायरेक्ट लोगों से जुड़ना पड़ेगा और अपने जो एक्सपीरियंस अपने शेयर करें। तो वैरायटी की सिलेक्शन आप एक तो हाइट के हिसाब से अलग अलग स्थिति में होगी, और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आप और हमारे संदर्भ में कि जो हमारा ट्रॉपिकल है यहाँ का बाकी शिमला का,
और आपका जो किन्नौर का है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का, वो बहुत ही अलग है, क्योंकि जो आपकी लो हाइट है वो कहीं ना कहीं हमारी ज्यादा हाइट के साथ है, और आपका जो वहाँ का जो वेदर है, कोल्ड नाइट हॉट डेज ज्यादा रहती है वहाँ पे, तो वहाँ का क्लाइमेट बड़ा अलग है। सबसे पहले तो बागवानों को ये देखना होगा कि जो एक्चुअल में वैरायटी सिलेक्शन होगा वो बागवान कहीं ना कहीं खुद करना पड़ेगा उसको अपने बगीचों में। अगर आपके पास 2-3 वैरायटी रेड डिलीशियस की है तो आप 2-3 लगाएंगे, 2-1 साल के बाद जब उसमें सैंपलिंग आएगी तो आप सिलेक्शन करेंगे कि बेस्ट कौन सा सेब आ रहा है, जो अच्छा परफॉर्म करेगा आपकी बगीचों में और हाइट के हिसाब से, उसको आपको लगाना है। अगर मैं अपनी बात करूं या हमारे जो अमूमन जो चला है, उसमें आप 2 तरीकों से, मतलब अच्छे तरीके से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। आपने देखा होगा एक फल ऐसा आता है हमारे पास, रेड डिलीशियस की मैं बात करूंगा अभी, कि जिसमें पूरा ब्लश कलर आता है, टमाटर की तरह लाल हो जाता है, जैसे रेड विलॉक, जेरोमाइन, किंग रॉट। एक आपने देखा होगा स्ट्रैप्ड कलर में कलर छोड़ता है, मतलब झिरियों में रंग आता है जिसमें। तो एक अच्छा नजरिया है आपका देखने का, और आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो ब्लश कलर के सेब होंगे वो कहीं ना कहीं हमारी, मतलब 6500 से नीचे नीचे आपको वो लगाने पड़ेंगे, 6500 फीट से नीचे नीचे। और जो झिरी में कलर छोड़ता है स्ट्रैप्ड कलर में, उसको आपको कहीं ना कहीं हाइट की ओर जाना पड़ेगा, जितनी हाइट में आप लगाएंगे उतना अच्छा परफॉर्म करेगा। तो एक तो ये सिलेक्शन होगी। दूसरी बड़ी बात आती है कि जो अभी वर्तमान में जो वैरायटी चल रही है उसमें हम कौन कौन सी चीजें लगाए। तो जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपको बताना चाहूंगा, जैसे हमारे 6500 से नीचे है रेड विलॉक्स, जेरोमाइन, किंग रॉट, स्कारलेट स्पर 2। आज भी मेरा सबसे पसंदीदा फल है स्कारलेट स्पर 2, क्योंकि 2007 के बाद रेगुलरली आज तक उसने कभी भी अपनी क्वालिटी में 1% का भी फर्क नहीं डाला, और वो इंक्रीज ही होती रही है। तो ये वेराइटीज ऐसी थी जिसको हम लो हाइट में रेड डिलीशियस में लगा सकते हैं। फिर उससे ऊपर की बात आती है, आप ऑर्गन स्पर 2, सुपर चीफ, रेड कैन, उससे थोड़ा ऊपर जब आप जाएंगे 7-7,500 की फीट की हाई पे, तो अर्ली रेड वन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, मेमम स्टार वहां पे परफॉर्मेंस दे रहा है। और उससे अगर और ऊपर जाते हैं तो आपके पास हेप्के और अर्ली रेड वन, दो ऐसी वेराइटी है जो आपको 7,500 से लेकर 9, आप तो अगर हेप्के को आप 8.5, 9, 9,500 फीट तक जितना हाइट में लगाएंगे उतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। उसके साथ साथ बीच में आपको पॉलिनेजर वैरायटी भी लगानी पड़ेगी। तो उसमें आप लो हाइट्स में आप जो अमूमन हमारे गोल्डन, गालाज बहुत अच्छे स्टेन में चला, ग्रैनी स्मिथ लगा सकते हैं। और अगर हम टॉप हाइट की बात करें ऊपर की ओर कि कौन सा ज्यादा चलेगा, तो ग्रैनी स्मिथ, पिंक लेडी और फ्यूजी। फ्यूजी आपके हाइट में और ज्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, एज ए पॉलिनाइजर वैरायटी आप उसको ऊपर तक लगा सकते हैं। ये कुछ ऐसी वैरायटी सिलेक्शन थी जिसको आप कलर के आधार पे लगा रहे थे। इसके बाद आती है हमारी सिलेक्शन के सेब के प्रकार। देखो, कलर के आधार पे मैं जो मानता हूं, लाल, पीला और हरा। पीले से में आपके गोल्डन आ गया, ग्रीन एप्पल आपके ग्रैनी स्मिथ वगैरह आ गए, और जो लाल सेब है वो रेड डिलीशियस में हमारे आ गया। तो हमें ये सिलेक्शन हिसाब से करनी है। और इसमें जो हम सबसे महत्वपूर्ण चीज देखेंगे, पॉलिनाइजर वैरायटी की सिलेक्शन और नंबर। 100 के पीछे लगभग 25 से 30 पौधे आपको पॉलिनाइजर वैरायटी के लगाने ही होंगे, तब जाके एक अच्छी क्रॉप आपके पास आ सकती है। क्योंकि जो मैक्सिमम मैं जहां विजिट करता हूं, जो मैंने पूरा प्रारूप देखा है हॉर्टिकल्चर खासतौर पर सेब का, उसमें मैंने एक चीज देखी है कि 2 चीजों की वजह से लोगों की फसल नहीं लग पा रही है। एक रीजन आता है आपके गलत प्रूनिंग का तरीका, दूसरा आता है पॉलिनाइजर वैरायटी का कम होना। और नियमित रूप से आपको एक ही तरह के पॉलिनाइजर नहीं, लगभग 3 से 4 वैरायटी के सिलेक्शन आपको करनी होगी, तब जाके आपको अच्छी क्रॉप आ सकती है। जी मोदी जी, एक सवाल आया है, 2 सवाल आपको उठाते हैं, फिर मैडम इसे हम दोबारा जानेंगे। अ, यहाँ आया श्रीकांत नेगी जी, कहते हैं कि मैं इस लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कल शायद आप नर्सरी में बागवानों के पौधे में चयन और ध्यान रखने वाली बातें कही थी, लेकिन मैं इस लाइव से अनुरोध करूंगा कि आप बागानों को स्वयं नर्सरी तैयार करने बारे में वीडियो जनता को समर्पित करें, ताकि बागवान स्वस्थ पौधे अपने लायक खुद तैयार कर सके। इन्होंने आग्रह किया, सर आप नर्सरी का एक वीडियो आप अपने पेज पर अपलोड करके करें, ताकि वो खुद तैयार कर सके। बिल्कुल नेगी जी, जरूर करिए।
मगर मैं एक चीज यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, जो नर्सरी का काम है वो बहुत ही अलग तरह का चीज है, क्योंकि इसमें जब मैंने भी थोड़ा बहुत काम करा है, तो इसकी इसकी फील्ड अलग ही है। तो जो यहाँ दिक्कत आती है, मैं बताना चाहूंगा कि जो फॉरेनर है, जो विदेशी है, वो लोग जो नर्सरी में एक्सपर्ट हो गए, उन्हीं से नर्सरी पैदा करवाते हैं, क्योंकि जो नर्सरी का एक्सपीरियंस है वो अलग फील्ड है, और जो आपका सेब हॉर्टिकल्चर का वो बड़ा अलग है। क्योंकि बहुत सारे बागवानों ने बहुत बार नर्सरी उगाने का काम किया, कोशिश करी, मगर वो उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे। उसके बावजूद भी अगर जैसे स्टॉक पे आप घर में तैयार कर सकते हैं अपने लायक, और बीजू जो बीज से तैयार कर सकते हैं उससे आप तैयार कर सकते हैं, तो बहुत जल्द कोशिश करूंगा मैं कि एक अच्छी वीडियो बनाएं कि आप कैसे नर्सरी पैदा कर सकते हैं और कैसे उसको तैयार करेंगे। हम जरूर इस विषय को लेंगे और एक लाइव जरूर बनाएंगे। धन्यवाद श्रीकांत जी, आप हमारे पेज के साथ जुड़े रहे। तो आपके लिए एक और सवाल है सर। आ, ये कारा एप्पल जी, एप्पल के नाम से है कि डिम्पल सर, हिमाचल में एक दो नरसंहार को छोड़कर कहीं भी अच्छे गुणवत्ता वाले पौधे नहीं मिल रहे हैं, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए, आपसे एक आग्रह किया सर। बिल्कुल, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। और अभी पीछे जब एक हॉर्टिकल्चर की मीटिंग थी, वहां भी हमने एक क्वेश्चन रेज किया था। मैं सरकार से भी रेगुलर अपनी एनजीओ के माध्यम से मांग करता हूँ कि जो एक अच्छी गुणवत्ता की नर्सरी है, जो क्यों हम विदेशों पर डिपेंडेंट रहे, क्यों हम अपना प्लांटिंग मटेरियल खुद नहीं तैयार कर सके। और इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूंगा, हॉर्टिकल्चर विभाग बहुत अच्छा काम करवा रहा है लोगों से। खास तौर पर अगर मैं अपने रोडू हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की बात करूं, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे अधिकारियों की एक अच्छी टीम है। अधिकारी सारे ही अच्छे हैं हर जगह, मगर जो मैं मानता हूँ कि रोडों में काम बहुत ही अलग तरीके से हो रहा है, और वो बिल्कुल सपोर्ट करे, और बहुत अच्छी गुणवत्ता तैयार करी जा रही है। और अब तो नर्सरी कानून में भी सुधार हो चुका है, और अपना बडवुड बैंक होते हैं नर्सरी के। तो अब आज का जमाना इतना अलग नहीं रहा। आप जब भी किसी ऑथेंटिक नर्सरी से खरीदते हो, वैसे मेरे हिसाब से बहुत अच्छी नर्सरीज है, बहुत सारी नर्सरी है जो बहुत अच्छा काम कर रही है। अब आपको प्रॉब्लम किन्नौर में है, ये किन्नौर का मुझे आइडिया नहीं है, मगर हमारे शिमला में, मैं सबकी बात तो नहीं करूंगा, कुछ एक बहुत अच्छी नर्सरी काम कर रही है, और इसमें नियमित रूप से सुधार की ओर जा रहे हैं हम लोग। और उम्मीद करते हैं, हम अपनी सरकार से भी हमेशा ये मांग करते रहते हैं, और आने वाले टाइम में शायद हम बहुत अच्छी जो फॉरेन की, विदेशों की जो गुणवत्ता का पौधा है, फेदर ट्री है, उसको कहीं ना कहीं हिमाचल में भी बहुत सारे बागवान, खासतौर पर अगर मैं अपने पीजे की बात करूं, प्रोग्रेसिव ग्रोवर एसोसिएशन जो हमारी एनजीओ है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे अच्छी नर्सरी में लड़के काम कर रहे कि विदेशों की तर्ज, विदेशी की तर्ज पे, अब उनके मुकाबले का तो नहीं बोलूंगा मैं, लगभग उनके 50 से 60% उनके लेवल का पौधा तैयार करने में हमारे बागवान कामयाब हो चुके हैं, नर्सरी मैन हो चुके हैं। इसलिए उम्मीद करते हैं कि 2-4 साल के बाद बहुत अच्छा रेवोल्यूशन आने वाला नर्सरी इंडस्ट्री में, और हम भी कोशिश करेंगे कि आपकी बात को आगे तक पहुंचाए। जी, धन्यवाद मैडम जी। आपके पास कोई और सवाल है तो जरूर करें। अ, इस बार जब सेब फ्लावरिंग टाइम था तो बहुत बर्फ पड़ी, तो इस वजह से स्कारलेट स्पर्टू में बहुत बहुत मतलब इस तरह से कलर बहुत और अच्छे से आ नहीं पाया, बहुत रस्ट की प्रॉब्लम थी। तो हम कैसे, रस्ट से क्या बचाया जा सकता है अपने अर्ली वैरायटी के जितने भी फल थे उनको? बिल्कुल, जो आपकी जो हाई कलर स्ट्रेन है मैडम, उसमें हमेशा ही प्रॉब्लम रहेगी आपकी, खास तौर पर जब आप स्टार्टिंग स्टेज में लगाते हैं लगभग 3-4 साल तक, तो उसमें रसेट की प्रॉब्लम आती रहती है। मगर विदेशों की मैं बात करूं, वहां भी रस्टिंग की प्रॉब्लम है, क्योंकि जो आपने बात करी फ्रॉस्ट, जो पाला पड़ता है, वो सबसे ज्यादा रस्टिंग का कारण बनता है न्यू वैरायटी में, क्योंकि उसकी स्किन बड़ी नरम होती है हाई कलर स्ट्रेन की। तो इस संदर्भ में जो फॉरेन के यहाँ पर जो हम भी काम करें अपने एक्सपीरियंस से, तो हमने देखा जो हम पीजीआर डालते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, खासतौर पर GA4, GA7 और 6BA का, आप देखते होंगे मार्केट में प्रोमोलिन और पर्लान नाम से जो मिलता है, तो उसका इस्तेमाल से आप रस्टिंग को काफी हद तक कम कर सकते हैं। और फॉरेन में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। वहां तो एक नोवाजिप करके भी एक ट्रेड नेम करके एक प्रोडक्ट आता है, जिसमें प्योर 6 भी, वो भी रस्ट को कंट्रोल करता है। तो जब तक हमारे देश में पीजीआर की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, एक अच्छा स्प्रे सारणी नहीं होगी बागवान के पास, तो इन प्रॉब्लम से हमारे को जूझते रहना पड़ेगा।
क्योंकि जो हमारी क्रॉप को भी डैमेज करता है सबसे ज्यादा वो उस टाइम का वेदर होता है, जो पाला के रूप में या आप बर्फ के रूप में बोलो, फ्लक्चुएशन बोलो क्लाइमेट में जो भी पड़ती है जिस भी वजह से, तो उससे हमारी सेटिंग भी बाधित होती है, चाहे यहाँ की बात करो, चाहे कश्मीर की बात करो, चाहे किन्नौर की बात करो। तो हमारे विभाग और सरकार को बहुत जल्द इस विषय को तवज्जो देनी पड़ेगी कि जो पीजीआर है उसकी रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करवाई जाए, तभी जाके हमारे बागवान को एक अच्छी सुविधाएं मिल सकती है और उनको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी के साथ एक मेरा जुड़ा हुआ सवाल है दूसरा। बागवानों के पास बहुत सारे बागवान ऐसे हैं, जानकारी के अभाव में बहुत सारे बागवानों के बगीचे उतने हेल्दी नहीं है, तो क्यों ना ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऐसे स्प्रे शेड्यूल क्यों नहीं बताती है, या इस पे कोई ऐसे मतलब अवेयरनेस ऐसे प्रोग्राम क्यों नहीं ऑर्गेनाइज करती है? मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो स्प्रे सारणी बताई आपने, हमारी नौनी विश्वविद्यालय ने बहुत अच्छा स्प्रे चार्ट दिया है हमारे को, सारणी आज नहीं लगभग तब से जब से वहां पर स्थापित हुई है। अब किन्नौर की स्थिति क्या है मुझे इतना ज्ञान नहीं है, मगर जो हमारे एरियाज में, खासतौर पर मैं रोडू की बात करूंगा, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को हमारे लोगों को भी साथ लेके चलना होगा। शुरुआत आपको पता है कि हम लोगों ने करी, कैंपिंग के माध्यम से लोगों को अवेयर करने की कोशिश करी और सारी जानकारियां साझा करानी। आज स्थिति ये चुकी है कि जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है वो हमारी तर्ज पर हमारे साथ ही कोऑर्डिनेट करके आज हमारे इलाकों में गांव-गांव जाके प्रूनिंग, ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, बीमारियों से संबंधित, कीड़ों से सारी जानकारियां मुहैया कराई जा रही है। और अब आप लोगों को बहुत अवेयर होना पड़ेगा। जब तक आप हॉर्टिकल्चर विभाग नहीं जाएंगे, अपने अधिकारियों को नहीं बताएंगे कि आपको फील्ड में निकलना है, उसके लिए आप उनको बताइए कि आप उदाहरण रोडू डिपार्टमेंट का दे सकते हैं, क्योंकि सारे लोग ये कनेक्ट एक दूसरे से कि रोडू का डिपार्टमेंट, हमारे एसएमएस, एचडीओ कैसे काम कर रहे हैं, क्यों ना किन्नौर के जो अधिकारी है उनको भी फील्ड पे लाइए। क्योंकि मैडम, जब तक आप लोग घर में रहेंगे वो लोग नहीं उठेंगे कुर्सी पर से, क्योंकि जब तक आप लोग उनको नहीं छेड़ेंगे, उनको नहीं बताएंगे, क्योंकि हमने भी यही चीज की, अवेयरनेस लानी पड़ेगी और अधिकारियों को साथ लेके चलना पड़ेगा। अवेयरनेस है, उनको जानकारी है, बशर्ते वो फील्ड पे जाए। तो अगर फिर भी लोगों को जानकारी का अभाव है, तो जैसे मेरे जैसे बहुत सारे प्रोग्रेसिव बागवान है जो लाइव आते हैं, आप हमारे सोशल साइट से जुड़िए, लोगों को यूट्यूब के बारे में जानकारी दीजिए, हमारे नाम लिख लीजिए, यूट्यूब पे हजारों वीडियोस मिल जाएगी आपको बीमारियों से। फिर हमारे अपने फेसबुक आईडी को, पेज को लाइक करवाइए। समय समय पर जब भी प्रॉब्लम आती है, कोई कीड़ा आता है, कोई फंगस आती है, कोई ऐसी डिजीज आती है या कोई वेराइटी आती है, हम हर चीज पे हर हफ्ते या 10 दिन में लाइव आते हैं और लोगों को जानकारियां देते हैं। तो सुधार तो धीरे धीरे आएगा, मगर आपको कनेक्ट होना पड़ेगा अच्छे सोर्स के साथ। तो सबसे अच्छा सोर्स तो हमारे पास बागवानी विभाग है, उसके बाद हम लोग हैं जो इस इंडस्ट्री को मिलके आगे ले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, मगर आप लोगों को अवेयर होना पड़ेगा और अधिकारियों को अपने साथ लेके चलना होगा। जी महोदय जी, मैं आपसे थोड़ी सी जानकारी चाहूंगा अधिकारियों से संबंधित ही। क्या अधिकारी जो हमारे हॉर्टिकल्चर से है और एग्रीकल्चर से है, अगर सोशल मीडिया में जैसे आपको मैंने बुलाया है, वैसे ही अगर हम अपने पेज पे बुलाते तो वो आते नहीं है, वो कहते हैं कि भाई आप हमें जो है पेज में आकर अपना मौखिक जैसे शेड्यूल बताए। वो कहते हैं कि हमारा जो है सरकारी हम सरकारी कार्यालय का जो है किसी का आदेश नहीं होता कि हम कहीं जाकर पेज के द्वारा वो दे। तो उन्होंने मुझे एप्लीकेशन भी बोला, मेल करो, मेल भी किया, फिर भी नहीं आया। तो इसका मुख्य कारण क्या क्या बागवानी और जो कृषि संबंधित जो सरकारी विभाग है, वो क्या सोशल मीडिया के द्वारा क्या सरकार ने प्रतिबंध लगाया है सर? कुछ ऐसी जानकारी है आपको? सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, और वो भी सही बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे लोगों ने भी एक दो बार, खास तौर पर मीडिया चैनल ने कोशिश करी थी ये चीज करने की, तो अधिकारियों ने हमारे यहाँ भी मना कर दी ऐसा कोई इंटरव्यू देने से, क्योंकि वो, अब मुझे पता नहीं, मगर मैं बहुत जल्द इस संदर्भ में डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर और डायरेक्टर एग्रीकल्चर से जरूर अपनी एनजीओ के माध्यम से ये बात करूंगा कि इसको क्यों ना ओपन किया जाए। और मैं
वीसी जो हमारे नौनी में बैठते हैं, मैं उनसे भी बहुत जल्द बात करने वाला हूँ इस विषय को लेके। क्यों ना आप लोग भी ओपन आके करें। वैसे अब नौनी विश्वविद्यालय वालों ने थोड़ा-थोड़ा शुरू कर दिया कि अपनी नौनी की जो उनकी जो ऑफिशियल साइट है, वहाँ से वो लोग लाइव भी आते हैं। कई बार बगीचों से आपने देखा होगा। ऐसा नहीं है कि वो शुरुआत है, मगर जो हमारे महकमे में अधिकारी है, वो अभी इस चीज़ से गुरेज़ करे। अब कहाँ दिक्कत है ये मुझे भी नहीं पता, मगर हम बहुत जल्द ज़रूर कोशिश करेंगे कि ये इस चीज़ का निराकरण किया जाए, क्योंकि ये एक अच्छा माध्यम है। आज सारे लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम्स ना आए। हम इस संदर्भ को, आपके विषय को भी, और ये क्योंकि सबकी प्रॉब्लम है, इस विषय को लेके भी हम जाएँगे। मगर फिर भी मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा, जब तक अधिकारी नहीं आते तब तक आप जो प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स हैं, आप उनको जी ऑनलाइन ले सकते हैं। कुछ लोगों के नाम जी मैं आपको दे सकता हूँ, जो आपको और तरह की जानकारियाँ भी देंगे, और आप उसको अपने उससे प्रोग्राम से जोड़ें, ताकि लोगों का भला हो, बागवानी का भला हो। जी, आदरणीय सर, मैं बताना चाहता हूँ इसमें ओनली, बाकी सारे विभाग तो आ रहे हैं, किसी का कोई मनाही नहीं। मेडिकल विभाग आ जाता है, आपका पशुपालन विभाग भी आ रहे हैं, उन्होंने काफ़ी प्रोग्राम दिए। खाली हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर विभाग है, जिससे, क्योंकि हमारा दूर-दराज का इलाका है, बर्फीला इलाका है, इतना दूर से कोई जो है वैज्ञानिक आ नहीं सकते। हम चाह रहे थे कि सर पेज के द्वारा सर पूरे मुझे चांगो नहीं ताज़ा तक लोगों को जानकारी मुझे क्या जाए। लग रहा है तो कि इस संदर्भ प्रॉब्लम, में आप ज़रूर काम करें सर। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। मुझे एक प्रॉब्लम और लग रही है कि अधिकारियों की, मुझे कहीं न कहीं ये शंका है कि जो क्वेश्चन्स है, वो अलग-अलग फ़ील्ड के आ जाते हैं। मतलब कोई ये रूट से संबंधित बोलेगा, कोई पैथोलॉजी का क्वेश्चन आएगा, जो एक कीड़े का क्वेश्चन आएगा। तो मुझे ये लग रहा है कि कहीं न कहीं डॉक्टर्स जो भी आपके जी। अधिकारी होगा, वो किसी एक फ़ील्ड का मास्टर हो सकते हैं। तो जो हम लोग महोदय हैं, जी, हम तो बहुत कम महोदय जी, ऐसे। मैंने उनसे आग्रह किया था, फ्लावरिंग के टाइम पर वही स्पेशलिस्ट वैज्ञानिक भेजे जो उसकी नॉलेज दे, और जब ग्रोथ आता है उस समय वो भेजे। उन्होंने कहा था कि हम शेड्यूल के हिसाब से अलग-अलग भेजेंगे, लेकिन वो माने नहीं, उन्होंने इनकार कर दिया कि कोई हमारा आगे से हमारे को प्रतिबंध है। लेकिन सर, शेड्यूल के हिसाब से हो सकते हैं कि वैज्ञानिक मिले। नेगी जी, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आपको इतनी प्रॉब्लम आ रही है, तो कोई इश्यू नहीं, हम लोग बैठे हैं, जी, 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 क्योंकि जी, शुरुआत जी, की थी तो पेड़ की। जी, और आपको पता कि सबसे बड़ा साइंटिस्ट और डॉक्टर एक हमारे देश का किसान है, जो 365 जी, दिन अपने खेतों में काम करता है। उसके एक्सपीरियंस के आगे हमारे डॉक्टर की डिग्रियां भी फेल है। तो इसलिए आपको जब तक नहीं आते हैं, वैसे मैं भी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का समाधान हो। अगर वो चीज फिर भी पॉसिबल नहीं हुई, तो हमारे जैसे प्रोग्रेसिव बागवान आप लोगों के साथ हमेशा खड़े हैं, आम लोगों के साथ खड़े जी, हैं, इसलिए हम ये कार्य करते रहेंगे। आप टेंशन ना लें जी, इस बात की। जी, मोदी जी, आपके लिए एक सवाल आया हुआ है, यहाँ बताना चाहता हूँ। श्रीकांत नेगी जी कह रहे हैं कि पांचटा जी, एक और आग्रह है, पॉलिनाइजेशन की कमी हो रही है। यदि बगीचे में तो एक माध्यम नए पॉलिनाइजेशन पौधे लगे या ग्राफ्टिंग करें। यदि ग्राफ्टिंग करते हैं तो पॉलिनेशन के लिए ग्राफ्टिंग के बाद आमतौर पर अमूमन 2-3 साल में फ्लावरिंग या पॉलिनेशन के लिए तैयार हो रहा है। क्या ऐसा तरीका है कि हम कमी के बावजूद जल्द अच्छा पॉलिनाइजेशन तैयार कर बागीचे को पॉलिनेट कर सके? कोई ऐसा विकल्प है तो जल्द ही हम इसको तैयार कर बिल्कुल, सके सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल श्रीकांत जी, बिल्कुल है, हर चीज़ पॉसिबल है। अभी आप सर्दी में क्या करें, जो आपके सकर्स उगते हैं नीचे से, जड़ों से, या जो आप पौधों में ग्राफ्टिंग के माध्यम से आप पॉलिनेशन तैयार कर सकते हैं। पौधा तैयार करने में आपको वक़्त लगेगा। उसके साथ-साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताता हूँ, जो आपका पॉलिनाइज़र वैरायटी है, उसमें आप जो बीमे का गुच्छा है, जिसमें लगभग 10-15 बीमे होंगे, आप जो ग्राफ्टिंग करेंगे, उसको आप बीमे की ग्राफ्टिंग कीजिए। आप वेजिटेशन की ग्राफ्टिंग ना कीजिए, ग्रोथ की। आप बीमों की ग्राफ्टिंग कीजिए, और 6-6, 7-7 ग्राफ्टिंग कर दो पूरे पौधे में। तो आपके सेम ईयर में आपको वो फ्लावर देना शुरू कर देगा। नेक्स्ट ईयर से तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा। तो ये कार्य भी आप कर सकते हैं पॉलिनेशन तैयार करने के लिए। उसके बाद आप हनी बीज, जो आपकी मधुमक्खियां हैं, पॉलिनेटर है, उसको आप ऑर्चर्ड में स्थापित करें, जिससे आपको और सहायता मिलेगी। उसके बाद हैंड पॉलिनेशन, अगर आपके पास पॉलिनेशन की कमी है, आप नाइजर का फूल तोड़ेंगे, और उसको ऐसे करके टच करेंगे अपने जो रेड डिलीशियस है,
तो उससे भी एक अच्छा पॉलिनेशन होता है, क्योंकि जो ये चीजें हमने लगभग सन 2000 में कर चुके हैं ये चीजें। इस तरीके से आप बहुत जल्द तैयार कर सकते हैं, तब पॉलिनेशन तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ आप तब तक पौधा भी ग्राफ्ट करके रखिए, नया पौधा लगाइए। और जब आप नया पौधा लगाएंगे तो उसमें कोशिश कीजिए प्रूनिंग और ट्रेनिंग इस तरीके से करें कि आपको 10 साल और 15 साल ना लगे। आज तो आप 4 साल में आप पौधा तैयार कर सकते हैं और उससे फूल ले सकते हैं। तो अब तो बहुत सारे तरीके हैं, आप सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े रहे हमारे साथ भी, और हम ये जानकारियां भी देते रहते हैं। और ये सटीक तरीका बताया मैंने आपको, अगर इस पे आप काम करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। मोदी जी, इसी में एक सवाल है, आपने फ्लावरिंग टच की बात की थी, तो कितना मिनट रखना है वो फ्लावरिंग? आपने सिर्फ टच मात्र करना है। अगर आपके पास लगभग एवरेजन में, ये तो नहीं बताऊंगा कि साइंस क्या बोलती है, मेरे जो एक्सपीरियंस है, आप 40 से 50 फूल टच कर सकते हैं एक फूल से। एक फूल से 40, बस टच करना है और आगे आगे बढ़ते रहना है। इससे भी बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी आपको। जी, बहुत बहुत आभार श्रीकांत जी। आपने कहा कि शायद मेरे साथ बागवानों को बहुत काम की जानकारी दी। बहुत बहुत आभार महोदय। आपके लिए एक और सवाल आया है यहाँ पर। वो ऐसे इलाके से आया है जहाँ पर सेब अभी तक उगा नहीं है, लेकिन चाह रहे कि उगे। ये है सर बसंत नेगी जी। महोदय जी नमस्कार, मैं कुमार सेन का बागवान, कुमार सेन से हूँ पंचायत का। और मेरा जो है जो लो हाइट का क्षेत्र है, मैं इस बार नॉनी से लो हाइट की वैरायटी का लाना चाहता हूँ। मुझे कौन सी वैरायटी लाना चाहिए एंड उसके कितने मॉइस्चर की जरूरत होती है, क्योंकि लो हाइट में नमी की बहुत दिक्कत है। कुमार सेन एरिया है सर। ये कुमार सर कौन से वाला होगा, एक तो मैं ये समझ नहीं पाया ये हूँ। बड़ा गांव एरिया है सर। ये कहाँ पड़ा, किन्नौर में पड़ा ऊपर? नहीं नहीं सर, ये शिमला से निचली साइड। आप हम बाया आते हैं ये नीचे कुमार सुन्नी वाला सर रोड। हाँ कुमार सेन वाला। हाँ तो सबसे पहले हाँ तो जी। ये हमें ये नहीं, मुझे ये क्लियर नहीं हो रहा कि इनकी हाइट कितनी है, एलिवेशन क्या है जी इनकी। जी। तब सुन रहे होगे तो ये बताएंगे कि इनकी एलिवेशन क्या है। वहां पर मुझे लगता है नींबू माल्टा आम उम शायद ऐसा कुछ आता होगा। बाकी सेब उगाने तो के लिए सोच देखिए, रहे बहुत ही। अगर ये गरम उसके पौधे लगाना चाहते हैं, अन्ना डॉर्सेट, तो ये लगा सकते हैं। मगर मुझे ये लगता है कि इतना डाउन का एरिया अगर कहीं है तो आप गाला भी लो चिलिंग वैरायटी है, आप गाला पे भी काम कर सकते हैं वहां पे। एक बार ट्राई करके देखिए। और दूसरा इनका क्वेश्चन था कि मॉइस्चर का। मेरे हिसाब से जी, अगर मॉइस्चर कम है तो अगर आप सीडलिंग रूटस्टॉक सिलेक्शन करते हैं तो आपको इतना पानी की जरूरत नहीं होती, स्टार्टिंग में आपको जरूरत पड़ेगी। मगर अगर आप रूटस्टॉक पे लगाना चाहते हैं तो आपको पानी का प्रबंधन सबसे पहले करना होगा, क्योंकि जब तक आप ड्रिप लाइन नहीं लगाएंगे तो आपको दिक्कत आती रहेगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। और शुरू में हमने बता दिया कि कैसे बगीचा लगाना है, किस दिशा में लगाना है। और एक अच्छी कंसल्टेंसी, आप किसी से जरूर सलाह लीजिए। इनको मैं इन बागवान भाई को बताना चाहूंगा कि आपको एक अच्छी सलाह की जरूरत है किसी एक अच्छे इंसान से। तो आप ये सलाह किसी इंसान से जरूर ले। इन्होंने कहा कि एलिवेशन नदी के साथ है, सतलुज के साथ एरिया जैसा पड़ता है। सतलुज से थोड़ा ऊपर सतलुज जाती है शायद उस एरिया से। आप इसके लिए नेगी बसंत जी, आप एक एल्टीट्यूड मीटर डाउनलोड कीजिए अपने एंड्रॉयड फोन में, और उसमें इजीली आपको हाइट आ जाएगी। तो आपको बताने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ऐसे नहीं लगता पता। जी थैंक यू मैडम जी। आप अपना कोई और सवाल हमारे अतिथि महोदय से। सर, जब बड़े पेड़ों में ग्राफ्टिंग करते हैं तो पहले साल तो ठीक रहता है, उससे अगले साल से कैंकर शुरू हो जाता है, तो उस कैंकर से कैसे हम निजात पा सकते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको दो चीजों का ध्यान रखना होगा। एक तो ग्राफ्टिंग करने का तरीका। अगर आपके 10 साल से उम्र का छोटा पौधा है, उसको आप ग्राफ्ट कर रहे हैं, तो आपको टॉप ग्राफ्टिंग करनी है। टॉप ग्राफ्टिंग का मतलब जो एक इतना एक मोटा कोई भी टहना होगा, आप उसमें सिंगल ग्राफ्ट करेंगे। मगर अगर आपके पौधे की उम्र 10 से ऊपर या 15 से ऊपर, 20 से ऊपर, या कोई बहुत बड़ा ऑर्चर्ड कर रहे हैं, तो आपको ब्रांच ग्राफ्टिंग करनी है। ब्रांच ग्राफ्टिंग का मतलब है जो छोटी छोटी टहनियां भी होती है, बीमा भी होता है, उसमें भी आपको ग्राफ्टिंग करनी है। तो उसके संदर्भ में मैं एक चीज बताना चाहूंगा। मेरे पास लगभग एक बहुत बड़ा
है तो बहुत सारे पौधे थे जो ग्राफ्ट किए, मगर एक का वो देना चाहूंगा उदाहरण कि लगभग 40 से 45 पेटी का पेड़ था, लगभग 30 साल का। उसको जब मैंने ग्राफ्ट करा तो उसमें लगभग 750 कलमें ग्राफ्ट की गई, 750 के करीब। जितनी नंबर्स में आप ज्यादा करेंगे तो उतना आपको मोटे में कलम नहीं करनी, इसलिए आपकी कैंकर की प्रॉब्लम आ रही। दूसरी बड़ी बात है वैरायटी सिलेक्शन। कभी भी बड़े पौधे में जब आप ग्राफ्ट करते हैं लगभग 10-15 साल से ऊपर के, तो आपको स्पर वैरायटी नहीं डालनी है, जैसे स्कारलेट, सुपर चीफ, रेड कैन, ये नहीं डालना है ग्राफ्ट में। आपको नॉन स्पर वैरायटी डाल, खास तौर पर अगर आपको सबसे अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आपको गाला, ग्रैनी, फ्यूजी, इन चीजों को ग्राफ्ट करना है। और अगर आप रेड डिलीशियस में करना चाहते हैं तो किंग रॉड, जेरोमाइन, रेड ब्लॉक, इसको आप ग्राफ्ट कर सकते हैं। मगर स्पर वैरायटी अगर आप ग्राफ्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी। उसके साथ साथ दूसरी बड़ी बात है, कई बार हमारा बागवान बिल्कुल वीक पौधे में ग्राफ्टिंग करता है, तो जो हेल्दी पौधा होगा उसमें ग्राफ्टिंग करेगा। अगर वीक में ग्राफ्टिंग करे तो कहीं ना कहीं आपकी रूट की प्रॉब्लम आ चुकी है, जिससे उसकी ग्रोथ रुकी हुई थी या पहले से उसमें बीमारियां थी उस पौधे में। तो आपको पहले पौधे को देखना है कि उसकी हेल्थ कैसी है। अगर हेल्थ वीक लग रही है आपकी तो उसको आपको पॉलिनाइजर वैरायटी डालनी पड़ेगी, तब जाके वो ग्रो करेगा, जैसे गाला वगैरह। इसीलिए आपकी प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है। अगर आप इन चीजों पे ध्यान रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद जो कट पड़ते हैं उस पर एक अच्छी पेस्टिंग, अच्छा पेस्ट लगाए तो आपको नहीं आएगी प्रॉब्लम। आप फेविकॉल भी लगा सकते हैं, आप ब्लैक जेपेन लगा सकते हैं, या क्योंकि जो चपाटिया पेस्ट है ये तो यूजलेस है सारा, क्योंकि जो असली चपाटिया पेस्ट है वो मार्केट में नहीं मिलता है, क्योंकि उसकी कीमत ज्यादा हो जाती है, लगभग 900 से 1000 रुपए सर लीटर। ब्लाइटॉक्स बनाकर अगर हम लगाएं तो? नहीं मैडम, वो एक्चुअल में नहीं बन पाता है, जो हमारा बागवान चाहता है वो नहीं बना पाता है उस चीज को। आपने देखा होगा जब आप उसमें अलसी का तेल मिलाते हैं तो बाद में आप वो जहाँ वो नीचे को स्किन पे आता है तो वो पपड़ी उखाड़ देता है वहां पे। तो ये प्रॉब्लम आती रहेगी, मगर बहुत कम ऐसे लोग हैं जो असली चपाटिया पेस्ट बनाते हैं। इससे अच्छा आप अपेक्स अल्टीमा जो घर में लगाते हैं, लेटेक्स पेंट, उसको लगा सकते हैं। ब्लैक जेपैन आपके जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिलता है उसको लगा सकते हैं। या आप फेविकॉल, आप क्या करेंगे, लगभग जैसे एक गिलास आप 100 ml फेविकॉल लेते हैं, लगभग उतने ही एक पाउडर फॉर्म में आप मैनकोजेब वगैरह लीजिए, उसको एक स्लरी सी बनाइए, उन दोनों को मिक्स करिए। उसके बाद आप उसको उस पर्टिकुलर भाग पे फेविकॉल भी लगा सकते हैं। जी सर जो सूख रहा है उसे काट के फेंक देना चाहिए, वो तो मैडम नीचे सूखते वो तो सूखते कैंकर वो नीचे तो आ नीचे रहा ही आएगा, मगर फिर भी आप एक चीज कर सकते हैं कि उसके नीचे आप गाला या पॉलिनाइजर वैरायटी ग्राफ्ट करके देखिए एक बार। उससे नीचे को आके रीग्राफ्ट करके उसमें पॉलिनाइजर वैरायटी डालिए, आप गाला वगैरह डालो आप ग्रैनी स्मिथ, तो आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरे हिसाब से काफी हद तक ठीक हो जाएगी। जी। थैंक यू मोदी सर। जी, एक सवाल है, जो गांठ वाले पौधे लगाए होते हैं, अचानक ही लग जाता है, जब हम लाते तो पता नहीं चलता है, तो उनमें ग्रोथ नहीं आती, तो क्या उसे उखाड़ के फेंकना पड़ेगा या फिर उसका निवारण है? नहीं नहीं, आप मैक्सिमम जब आप नर्सरी में से पौधा लगा रहे हैं आपको प्रॉब्लम लग रही है तो आपको उसको अप्रूट कर देना चाहिए। मैक्सिमम जो प्रॉब्लम आ रही है आपके किन्नौर से, में जो मेरे को फोन कॉल्स आते हैं, आपके वुली एप्पल एफिड बहुत है, वुली एफिड। जी जी। तो वुली एफिड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे आपके लोग। और दूसरी बड़ी बात है, जो रेगुलरली आप तौलिया बनाते हैं उससे भी प्रॉब्लम आ रही है। लगभग आपका जो पौधे का जो 3-1 फीट का एरिया अंदर का है उसको आप टाइट रखें, क्योंकि जो कीड़ा अंदर घुसता है वो नरम मिट्टी में घुसता है। लगभग 7 साल से मैं भी कोई तौलिया नहीं कर रहा हूँ, तो अगर हम तौलिया करते भी है तो बहुत बाहर करते हैं। तो आप लोग जो अंदर करते हैं और कसी जब आप हिट करते हैं तन्ने में या जड़ों को डैमेज करते हैं तो वहां वुलिया एपिड एंटर करता है, और रॉटिंग की प्रॉब्लम ही वहां से शुरू होती है। तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि वुलिया फीड और ये चीजों का आप कैसे कंट्रोल। पोस्ट हार्वेस्ट में जब आप सेब तोड़ देते हैं, आपने देखा होगा जो वुलिया फीड है सबसे ज्यादा आप कंट्रोल कहाँ कर सकते हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात। आपने देखा होगा बरसात के बाद सारा वुलिया फीड आपकी टॉप में चला जाता है, नीचे वाले भाग में नहीं रहता, क्योंकि नीचे पतझड़ लग जाता है। तो जब आप ऊपर होता है तो वहां आप इंसेक्टिसाइड की स्प्रे करके उसको वहां पर किल कीजिए। और दूसरी जो आप अभी मैं जो किन्नौर में देख पा रहा हूँ, आपके स्कैब की बहुत प्रॉब्लम आने लगी है, आपकी
पतझड़ की बहुत प्रॉब्लम आने लगी है, स्केल की प्रॉब्लम आने लगी है, माइट की प्रॉब्लम आने लगी है। जो ये सारी बीमारियां है, इसका समाधान सिर्फ विंटर में, सर्दियों में आजकल ही पॉसिबल है। उसके लिए आप लोग सब लोगों को क्या करना पड़ेगा, वैसे ये हर जगह की प्रॉब्लम है, कश्मीर की है, शिमला की है, मगर ज्यादा किन्नौर की है क्योंकि चैनल आपका किन्नौर का है, उसके माध्यम से जानकारी सबको मिल रही है। सर्दी में आप लगभग 15 से 20 दिसंबर से पहले पहले आप कास्टिक सोडा की स्प्रे कर सकते हैं, 1.5 किलो लेबोरेटरी ग्रेड का 200 लीटर पानी के हिसाब से। उसके लगभग 20 या 25 या 1 महीने के बाद आप लाइम सल्फर की स्प्रे कर सकते हैं। उसके लगभग 25 या 1 महीने के बाद आप टीएसओ की स्प्रे कर सकते हैं, सिंगल टीएसओ। कई लोग अभी अगर टीएसओ करते हैं तो आपको जो भी ये तीनों चीजों की जो स्प्रेज आपका पानी रहेगी, उसमें लगभग 25 से 1 महीने का गैप जरूर होना चाहिए। आप एक के बाद दूसरी स्प्रे ना करें। आज सुबह ही मेरे संज्ञान में एक चीज आई, कुछ एक लेडी का फोन आया, लेडी ने 10 दिन पहले कास्टिक सोडा की स्प्रे की और बिल्कुल आज वो तैयारी में थे टीएसओ की स्प्रे में, जो बिल्कुल ही रिएक्ट कर जाना था। तो आप लोग बागवान भाई ऐसा ना करें, किसी भी स्प्रे के लिए लगभग 25 दिन कम से कम पीरियड दे, और हो सके तो 1 महीने का पीरियड दे। तो जब आप ये सर्दी की मैनेजमेंट करते हैं तो आपकी बीमारियां अगले साल बहुत ही कम आएगी। साथ के साथ अगर आपकी पत्तों की प्रॉब्लम ज्यादा है तो जो फ्लोर है आपका नीचे, जब आपकी पत्तियां सारी झड़ जाएगी अभी नीचे, तो आप सर्दी में नीचे भी स्प्रे कर सकते हैं। 15 से 20 किलो 200 लीटर पानी में मिला के यूरिया आप स्प्रे कर सकते हैं। जब आप कास्टिक सोडे की स्प्रे ऊपर करते हैं तो साथ के साथ आप फ्लोर में भी उसकी थोड़ी थोड़ी स्प्रे करते जाइए, ताकि वो जो नीचे आपकी यूरिया से क्या हो जाएगा, सारी पत्तियां डिकम्पोस्ट हो जाएगी। तो आपकी अगली बार की प्रॉब्लम बहुत ही कम बीमारियां आएगी, और उसमें माइट, स्केल, वुली एपल एफिड सारी चीजें कंट्रोल आएगी, फंगस, बैक्टीरियल, वायरस सारा चीज कंट्रोल में आएगी। अगर आप लोग अभी सर्दी की मैनेजमेंट नहीं करते तो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ेगी अगले स्प्रिंग सीजन में। महोदय जी, एक महत्वपूर्ण सवाल मैं किन्नौर से संदर्भ से जानना चाहूंगा। तौलिया के बारे में बताया आपने, किन्नौर का तौलिया हर बार होता है, ये जायज है। आपने कहा कि 3 फुट की दूरियां रखें। क्या ये छोटे पौधे जो हम शुरू से लगाते हैं, 1 साल का पौधा, तब से ही हमने उसकी चारों ओर से तौलिया करना बंद करना है? क्या ये बड़ा जब फल जी, होगा बिल्कुल जी। उस समय से? जी जैसे ही आप 1 साल का पौधा रोपित करते हैं तो लगभग आप 1 फुट का डाया टाइट रखिए, 1 फुट के जी बाहर आप हल्की सी ड्राई दे दीजिए, हल्की सी। तो जैसे जैसे पौधा ग्रो करेगा वैसे वैसे आपका डाया बाहर की ओर जाएगा, और अंदर की लेंथ को टाइट रखिए। जी। महोदय जी, तो खाद पानी भी उस प्रकार से डालना, डिस्टेंस जैसे जैसे बाहर बढ़ता रहता है उसमें बाहर ही बार बार से? बेसिकली जो पौधा होता है जी, प्लांट का जो डाया होगा ना, डाया बाहर का फैलावट, वहां पर फीडिंग रूट होती है। जो भोजन देना आपने, खाद पानी या गोबर डालना है, वो आप बाहर डालेंगे, ना कि अंदर। अंदर तो सिर्फ स्पोर्टिंग रूट्स है, फीडिंग रूट्स आपकी बाहर है। महोदय जी, इसी संदर्भ में बताना चाहता हूँ कि किन्नौर में क्या करते हैं कि सर, फल के साथ फसल लेते हैं, इसलिए बिजाई होता है, क्योंकि मटर उगाएंगे या जौ उगाएंगे, इस वजह से शायद पूरा तौलिया करते। तो इसका मतलब ये है कि हमें उस एरिया में बीजना भी नहीं है, कहने का मतलब। अ, मैं ये बताना चाहूंगा जी, पहले तो हमारे को एक चीज समझनी होगी कि हमने किस चीज पे फोकस करना है। अगर आप जी मल्टीपल क्रॉप्स पे चले जाएंगे तो आपका जो ध्यान है, जो कंसंट्रेशन हो ना कहीं भंग होगी, क्योंकि जो मटर की, आलू की या किसी और चीज की, सब्जियों की बीमारियां है, वो सेब से बड़ी भिन्न है। बहुत सारे लोग टमाटर भी उगाते हैं। आपको पता है जो रूट रॉट में जो फाइटोपैथेरा फंगस है, वो सबसे ज्यादा आपके टमाटर से आता है, जिससे रॉटिंग की प्रॉब्लम आती है। तो बागवानों को ये ध्यान रखना होगा कि अगर आप ये क्रॉप्स उगाते तो उसके लिए आपको अलग मिट्टी का चयन करना चाहिए, अलग खेत का चयन करना चाहिए। जहां आप सेब लगा रहे हैं तो बेसिकली आप सेब पे फोकस कीजिए, तभी आपको एक चीज का ज्ञान होगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे आप कौन सा काम करना चाहते हैं। जी, बहुत प्रोफेशनलिज्म, महत्वपूर्ण जानकारी। प्रोफेशनल होना चाहिए जी हमारे बागवान को। जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सर। 2 सवाल यहाँ आए हैं। डिम्पल सर, विच इज द बेस्ट हाइब्रिड हाइब्रिड हार्बिसाइड्स? सर हर्वेसाइड की आपने बात की, हर्वेसाइड
वैसे कोई भी अच्छा नहीं होता है। अगर हम क्लाइमेट के हेल्थ के हिसाब से बात करें या सॉइल के हिसाब से बात करें, फिर भी अगर आप करते हैं तो जो भी आपको मिलता है, आप हर चीज जलाती है घास को, सिर्फ आपने ये करना कि उसमें आपको 1 से 2 किलो यूरिया पर ड्रम के हिसाब से आपने 1 लीटर आप हर्बिसाइड डालते हैं, और उसके साथ साथ आप 2 से 3 किलो तक यूरिया उसमें ऐड कीजिए, क्योंकि वो जल्दी आपको अच्छे रिजल्ट देता है। तो वैसे सभी अच्छे हैं, मगर आप यूरिया जरूर ऐड करें, वो बेहतर रिजल्ट देगा। और ये एक और सवाल है, आपसे 10 मिनट समय लेंगे सर। नमस्कार, अशोक मेहता जी कह रहे हैं, नमस्कार सर, कोई परफेक्ट पॉलिनाइजेशन एलिवेशन, किसी भी एलिवेशन में जो काम करता हो परफेक्ट, जो कोई पौधा बताएं जो पॉलिनाइजेशन के लिए, ये कह रहे सर। तो आपको ये समझना होगा, बेस्ट पॉलिनाइजर सारे ही है। हमने पॉलिनेशन कराना है, सबसे पहला काम है हमारा रेड डिलीशियस को पॉलिनेट कराना। उसके साथ साथ आज जो आप पॉलिनाइजर वैरायटी की बात करें, आज तो गोल्डन ले लीजिए, गाला ले लीजिए, ग्रैनी स्मिथ ले लीजिए, पिंक लेडी, फ्यूजी ले लीजिए, रेड डिलीशियस से 4 से 5 गुना महंगी दामों में बिकते हैं। तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी है, डिफरेंट टाइप के आपको 3 से 4 सिलेक्शन लेनी है। जैसे आप गाला लगा रहे हैं, तो साथ के साथ ग्रैनी स्मिथ लगाइए, साथ के साथ गोल्डन लगाइए। वैसे बहुत सारे लोगों के रेड गोल्डन भी लगे, तो लगभग 4 तरह के हो गए आपके पास। तो आपको ज्यादा करने की कोशिश नहीं करनी है। आप 3 अच्छी वैरायटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं पॉलिनाइजर के लिए। गाला लगा दीजिए, गोल्डन लगा दीजिए, और ग्रैनी स्मिथ लगा दीजिए। लो हाइट में आप इस पे जी ज्यादा फोकस कीजिए। हाइट के लिए आपको फ्यूजी, ग्रैनी स्मिथ और पिंक लेडी, इस पे ज्यादा फोकस कीजिए। जी, गोल्डन नीचे धन्यवाद महोदय, धन्यवाद महोदय, क्योंकि 1 घंटे का समय, हम बीच बीच में आपको बुलाते रहेंगे। मैडम रंजना का भी शायद सिग्नल चला गया है। तो सर आपको जैसे ही हमारा यहाँ फ्लावरिंग का समय होगा, फिर दोबारा आपसे हम चाहेंगे कि आप हमारे किन्नौर पेज को जो है आप जो है समय देंगे। तो आज के लिए इतना ही सर। महोदय जी फिलहाल फिर जाते जाते कि न्यूट्रिशन के बारे में बताएंगे, क्योंकि न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। अभी हाल ही में न्यूट्रिशन हम क्या दें? तो भगत जी, सबसे पहले तो आप अपने दर्शकों को और आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, साथ के साथ सारे बागवान भाइयों को बताना चाहूंगा कि जब भी आप न्यूट्रिशन की बात करते हैं, न्यूट्रिशन में सबसे जरूरी होता है कि आप अभी आजकल अपनी मिट्टी का प्रशिक्षण जांच जरूर करा दें कि आपकी मिट्टी को चाहिए क्या, कौन सा पोषक तत्व चाहिए। वैसे बेसिकली एनपीके सबसे ज्यादा चाहिए, उसके बाद अदर न्यूट्रिशन आती है। तो आजकल का जो उपयुक्त समय है, आजकल आप गोबर डाल सकते हैं, और अपनी मिट्टी में आप सिंगल सुपर फॉस्फेट डाल सकते हैं। फरवरी में आप पोटाश डालेंगे, और फूल आने से 20 दिन पहले आप नाइट्रोजन देंगे, अगर आप सरकारी खाद की बात करते हैं। अगर आप सोलो बल खाद लेते हैं, प्राइवेट खादों की ओर जाते हैं, एनपीके और न्यूट्रिशन की ओर जाते हैं, तो सारी ये है सोलो बल खादें आपको फूल आने से लगभग 20 से 25 दिन पहले आपको अपने बगीचों में डालनी है। और जो भी आप न्यूट्रिशन डालते हैं, उसको तोड़ के ब्रेक करके डालिए 2 और 3 बार। जैसे आपको अगर मैं छोटे पौधों के संदर्भ में ज्यादा बताना चाहूंगा कि जो आपके जिसमें अभी आपके क्रॉप नहीं आ रहे, नॉन बेरिंग, जिसमें क्रॉप नहीं आ रही, जिसमें आपको ग्रोथ चाहिए, वेजिटेशन चाहिए, उसमें आप नाइट्रोजन हर 20 दिन के बाद थोड़ी थोड़ी, बिल्कुल स्पून फीडिंग की तरह थोड़ा थोड़ा करके आप देते रहेंगे। और जो अगर आप बड़े पेड़ की बात करें, तो आपको एक न्यूट्रिशन में आपने पोस्ट हार्वेस्ट में सेब तोड़ने के बाद न्यूट्रिशन देनी है, दूसरी आपने अभी देनी है, तीसरी आपको सेटिंग के बाद देनी है। तो ये चीजों को आपको ध्यान में रख के डिसाइड करना पड़ेगा। बेसिकली जो क्लियर कट बात है कि आपको सबसे पहले अपनी बगीचों का, क्योंकि हर बागवान की अपनी अपनी जरूरत है अपने बगीचे की, तो जब तक आप सॉइल टेस्टिंग पे नहीं जाएंगे, तो कोई एक पर्टिकुलर पक्के वाला न्यूट्रिशन प्रोग्राम कोई भी डॉक्टर आपको नहीं दे पाएगा। मैं तो एक बागवान हूँ, तो कोई भी नहीं दे पाएगा। सबसे पहले आप अपनी मिट्टी की जांच जरूर करवाए, उसका पीएच देखे, ईसी देखे, ऑर्गेनिक मटेरियल देखे, न्यूट्रिशन की किस किस की मात्रा कितनी कितनी चाहिए, वो डोज भी उस पर निर्धारित होगा। अमूमन हमारा बागवान क्या करता है, हमारे तुक्के में ही फर्टिलाइजर डालता है, या पड़ोसी को देख के डालता है, या जो उसका कल्चर चला है कि इस वक्त ये डालू, उस वक्त वो डालू। तो आपको ये समझना होगा, अगर आप ज्यादा खादों
ज्यादा खाद डालने की कोशिश करेंगे, वो हमारी सॉइल हेल्थ को भी खराब करेगी और हमारी प्लांट हेल्थ को भी खराब करेगी और बीमारियों को न्योता देगी आने का। और जब आपको पता है कि अगर एक बार जमीन बांझ होगी तो उसको ठीक करने के लिए आपको बहुत सारा पैसा भी लगेगा और वक्त भी देना पड़ेगा। तो हमारी मिट्टी माँ है, जननी है, इसलिए इसका ध्यान रखें, इसको हेल्दी रखें। तो इस संदर्भ में आपको जो नेचुरल फार्मिंग के माध्यम से भी जो ज्ञान दिया जाता है, उस पे भी आप अमल करें, वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। साथ के साथ जो आप रेगुलरली जो भी चीजें डालते हैं अपने बगीचों में, एटलीस्ट उसका आपको ज्ञान होना चाहिए और ये ज्ञान आपको सिर्फ सॉइल टेस्टिंग से आएगा और लीफ टेस्टिंग से आएगा। 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच आप लीफ टेस्टिंग जरूर कराएं और सॉइल टेस्टिंग आप सर्दी में जरूर कराएं। जी मैडम जी, जाते जाते एक आध सवाल कर सकते हैं, अब समय भी हो चुका है। माइक ऑन करें मैडम जी, माइक ऑन करें। सर, जो एनपीके पेड़ों में देना है तो बड़े पेड़ों को किस रेशो में, कैसे, कितना कितना डालें सर? वो तभी मैडम मैंने आपको ये चीज बताई कि आपको सॉइल टेस्टिंग होनी चाहिए उसके बाद ही। मगर अगर फिर भी आप ऐसे डालना चाहते हैं तो लगभग 750 ग्राम आपको नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है एक साल में। तो आपको वो तोड़ के देना है, ब्रेक करके देना है, थोड़ा थोड़ा करके देना है, एक साथ नहीं देना है। और आपके जो मैक्सिमम जो हमारा अब सबसे पहली तो यही प्रॉब्लम आएगी कि आप खाद कौन सी डालते हैं, प्राइवेट डाल रहे हैं, कैल्शियम नाइट्रेट डाल रहे हैं या 12-32-16 डाल रहे हैं या कौन सी खादें, ये भी बड़ा एक कंफ्यूजन है। पहले तो हमारे को ये सोचना देखना होगा कि आप खाद कौन सी परचेज करके ले आ रहे हैं और उसमें कितने परसेंटेज में कौन सी चीज है। आप एमओपी डाल रहे हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश, या एसओपी सल्फेट ऑफ पोटाश डालते हैं, तो ये भी एक अलग विषय है। मैं ये चाहता हूं कि भाई जो ये आप जब ये न्यूट्रिशन से संबंधित या खादों से संबंधित ये वाले क्वेश्चन जब पूछते हैं तो एटलीस्ट या तो आपको पर्टिकुलर खाद का नाम मुझे बताना पड़ेगा कि ये वाली खाद कैसे डाले, और अगर हो सके तो सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट हो। तो बेसिकली मैडम जब आप सॉइल टेस्टिंग करवाते हैं तो उस वक्त जहां से आप जांच करेंगे वहीं के जो साइंटिस्टों की टीम होगी वो आपको नोट में दे के आपको जो भी चीजें जिस मात्रा में डालनी है वो उसमें जरूर मेंशन करके देते हैं आपको। और अगर आपके पास सॉइल टेस्टिंग की रिपोर्ट है और यहाँ पर आप साझा करते हैं तो मैं भी आपको बता सकता हूँ। तो ये बड़ा कंफ्यूजन है डोज को लेके, क्योंकि ये अलग अलग रिक्वायरमेंट है, मेरी अलग है, आपकी अलग है। सर, जो एमओपी डालते हैं वो क्या मतलब पेड़ के कितना बड़ा पेड़ है, कितने मतलब रूट्स कितने बाहर तक होंगे, उस हिसाब से बाहर से डालना है कि कैसे उसको एक बिल्कुल खोद कर मिट्टी के ये नीचे डालना है कि किस तरह से मतलब अच्छा होगा ब्रॉडकास्ट कि वो ब्रॉडकास्ट अच्छे से देखिए, मिल पाए? जब आप सुपर खाद डालते हैं पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पौधे का डाया कहाँ है, फैलावट कहाँ है। जहां लास्ट फैलावट होगा वहां पर आपने खाद डाल दी। सुपर खाद को आप नाली बना के डालेंगे, जो नाइट्रोजन और पोटाश है उसको आप बाहर बिखरा के डालेंगे और लगभग 2-2.5 फुट का जो चौड़ाई वाला उसको हल्की हल्की गुड़ाई करके उसको मिक्स करेंगे, जैसे गोबर भी वही मिक्स करेंगे आप। और दूसरी बड़ी बात आती है डालने का, पोटाश को आप लगभग 3 डोज में डाल सकते हैं। आपके पहला डोज आपके सेब तोड़ने के बाद हो गया, दूसरा आपका लगभग अगर एमओ की बात करें आप फरवरी में डालेंगे आप, तीसरा डोज आप डालेंगे सेब तोड़ने से लगभग 40-45 दिन पहले, थर्ड डोज। तो डोज क्या होगा, जैसे मान लो आपने सोचा कि मैं 1 किलो पोटाश एमओपी डालनी है, तो उसी 1 किलो को आप 3 बार में ब्रेक करके डालेंगे। उसके बाद जो खादों का जो अगर हम आइडिया से भी डालना चाहते हैं, तो अगर आप आइडिया करके डालना चाहते हैं तो सबसे पहले ये देखना होगा आपको कि पौधे की वेजिटेशन कितनी है। अगर आपकी ओवर वेजिटेशन है, ग्रोथ बहुत ज्यादा है पौधों में, तो आपको नाइट्रोजन तो बिल्कुल जीरो करना पड़ेगा और पोटाश और सुपर उसमें ज्यादा डालना पड़ेगा। और दूसरी बड़ी बात है, अगर आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, मान लो आपने 20 साल का पौधा है आपका और मेरा सेम ईयर का पौधा है, मेरे मेरे पौधे मैं 20 साल के पौधे से लेता हूं जी 20 बॉक्स, मगर आप लेते हैं सिर्फ 5 से 7 बॉक्स।
तो अगर मैं 20 बॉक्स लेता हूँ तो मेरे को न्यूट्रिशन थोड़ा सा बढ़ा के डालना पड़ेगा। और अगर आप कम प्रोडक्शन लेते हैं तो आपको अपना न्यूट्रिशन प्रोग्राम में आपको खादे थोड़ी कम डोज से डालनी पड़ेगी। ये एक आइडिया से आप जो खादे डाल सकते हैं अपने हिसाब से फिर। जी धन्यवाद महोदय। अंतिम एक सवाल यहाँ दर्शक का रह गया है क्योंकि छूटना नहीं चाहिए। कारा एप्पल कहते हैं कि डिम्पल जी रेड डिलीशियस को छोड़कर क्लब वैरायटी पर जा सकते हैं क्या या नहीं? आप बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, मगर एक चीज जो जरूर है, जो भी आप क्लब वैरायटी पे जाएंगे मगर एटलीस्ट वैरायटी की इतनी होनी चाहिए कि कल को आपको एक पिकअप, 2 पिकअप या 1 ट्रक तो आपके पास आए। ऐसा ना हो जाए कि वो क्लब वैरायटी के चक्कर में थोड़ी थोड़ी करके हम जो चलन चलाए 2-2 4-4 पौधों का, 10-10 पौधों का, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, मार्केटिंग की प्रॉब्लम आएगी, हर चीज की प्रॉब्लम आएगी। तो हमें ये देखना होगा कि आने वाले टाइम में अगर एक अच्छे रेशो के साथ आप वैरायटी सिलेक्शन करते हैं, वैरायटी के पीछे दौड़ बंद कर दिए। मैं तो बहुत पहले से बोल रहा हूँ, बहुत सालों से बोल रहा हूँ, एक अच्छी सिलेक्शन कीजिए और तभी आपको मार्केटिंग में आगे जाके फायदा मिलेगा, अदरवाइज आपको दिक्कत आने वाली है। जी धन्यवाद। एक लास्ट कमेंट आपके लिए धन्यवाद कहा है श्रीकांत जी ने। युवा आज प्रदेश में रुचि से बागवानी की ओर जा रहा है। उसका सबसे बड़ा श्रेय जिनको भी जाता है उन श्रेष्ठताओं में से आप एक है। अपनी भूमिका हमेशा जनता के प्रति ऐसे रखें। आपका धन्यवाद। तो यहाँ किन्नौर पेज की ओर से मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप जुड़े सर। श्रीकांत जी नेगी जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, इतना अच्छा कमेंट करा है उन्होंने। मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, ये डिम्पल पांचटा हमेशा आम बागवानों के और खास बागवानों सबके साथ खड़ा है। और हमेशा ही हम इस इंडस्ट्री के लिए लड़े और आने वाले भविष्य को उज्जवल करने के लिए हम सरकार से, विभाग से, यूनिवर्सिटी से और अपने हकों के लिए हर जगह हम खड़े हैं। और हमें मिलके चलना होगा, तभी ये इंडस्ट्री आगे जा सकती है। अकेला चलने से कुछ नहीं होगा। और हमारी इंडस्ट्री के लिए जो भी अच्छी चीजें होगी हम वो सोशल मीडिया के माध्यम से या जहां तक हमारी रीच होगी वहां तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और इस इंडस्ट्री को हम बहुत आगे ले जाएंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। मगर आप सब लोगों के साथ की जरूरत है, अकेला कुछ नहीं कर सकता कोई। धन्यवाद महोदय। मैं भी अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ। किन्नौर अब तक पेज से आप लोगों का जो श्रेय, आप लोगों का कमेंट, आप लोगों का प्रतिक्रिया जरूर चाहिए क्योंकि पहला एपिसोड है इस बार का। तो मिलते हैं अगली बार। आपने समय निकाला क्योंकि सिग्नल की दिक्कत थी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज हमारे साथ जुड़े थे डिम्पल पांचटार जी और मैडम जी रंजना जी। तो पहले की तरह हमारा ये एपिसोड अब हमने शुरू कर दिया है। तो मैं जितने भी किन्नौर अब तक पेज से जुड़े दर्शक हैं उनसे निवेदन करता हूं कि कृपया ज्यादा से ज्यादा भागीदारी बने और उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपके सवाल और आपके जवाब को हम आगे तक ले आ सके। तो मिलते हैं अगली बार। और वीरवार के एपिसोड में हम कोशिश करेंगे पेंशन से संबंधित, ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन से संबंधित बातों को रखेंगे। क्या ये सरकार के पास उठाना जायज है? क्या इसमें जो हमारे सरकारी कर्मचारी जो 58 साल जॉब करता उनका पेंशन जरूरी है, जो पुराना पेंशन? इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीरवार को। तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।